Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Magnate Brains. In this video, we are going to discuss a syllabus overview and exam pattern for civil services examination conducted by UPSC. UPSC एक ऐसा सपना जो लाखों एस्पिरेंट्स अपनी रातों की नींद त्याग करके देखते हैं। जी हाँ, आज हम कुछ उसी एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट उस एग्जाम को स्टार्ट करने के बारे में जो एस्पिरेंट्स सोच रहे हैं, उस एग्जाम में प्रिपरेशन स्टार्ट जो कर चुके हैं, आप सभी लोगों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा सिलेबस ओवरव्यू और एक एग्जाम पैटर्न समझाने वाला हूं कि आखिर आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या करना है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे मिथ हैं, कंफ्यूजन्स हैं। उन सारी चीजों को हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको एक एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, उस एग्जाम्पल को समझिए और तब आपको इस वीडियो की सिग्निफिकेंस समझ में आएगी। जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी बाउंड्रीज पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक क्रिकेट मैच के लिए जाते हैं और आप उस क्रिकेट मैच में आपको बाउंड्रीज नहीं पता है कि कहां तक आपकी बाउंड्रीज है, तो आप इमेजिन कीजिए कि वो क्रिकेट मैच किस तरह का मैच होगा। वैसे ही यहां पर एक कॉमन कंफ्यूजन, एक मिसकंसेप्शन है, कह सकते हैं हम क्या, कि अंडर द सन हर चीज आती है यूपीएससी में। जी हां, वो एक पर्सपेक्टिव है कि अंडर द सन हर चीज आती है, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि एक डिफाइंड बाउंड्री है, हमें उस बाउंड्री का नॉलेज होना जरूरी है, और जब वो बाउंड्री हमें पता होगी तो हम बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू दूंगा और एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, साथ ही साथ आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करना है वो भी एक बेसिक आइडिया मैं आपको देने वाला हूं। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, और सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन वो ये है कि हम बोलते हैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं होता है। यूपीएससी एक बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे यूपीएससी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो हम जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जी हां, जैसे यूपीएससी ने मल्टीपल एग्जाम्स करवाए, यूपीएससी वो बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, जो मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। और आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आप जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने का एस्पायर कर रहे हो, वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मतलब वो सारी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद में आपको वो सारी नौकरियां मिलती हैं जिससे आप सिविलियंस को सर्व कर सकते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस बन सकते हैं आप, इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो ये सारे सर्विसेज ऐसे हैं जो सिविलियंस के लिए हैं। तो सिविल सर्विसेज इज द राइट वर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, जिसे हम सो कॉल्ड या फिर कह सकते हैं जो पॉपुलर वर्ड है कि आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, कलेक्टर बनना है। क्लियर हुआ ये? तो उस तरह से आप अगर देखते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, तो उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूं। बेसिकली 3 फेज होते हैं या फिर कह सकते हैं 3 स्टेजेस होते हैं जिसे आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से देखते हैं। प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं। मेंस में 9 पेपर होते हैं, 2 से सीधे 9, ठीक है। तो ये जो 9 पेपर्स होते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। यहां पे आपको अपने पेन की रिफिल खाली करना होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह नहीं होते, लेकिन काफी अलग होते हैं। तो वो सारी चीजें अनफोल्ड करते हैं हम, और लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसे इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। बेसिकली वो इंटरव्यू नहीं है आपका, देखा जाए तो वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं वहां पे, कि पर्सनैलिटी अगर एक इंडिविजुअल की है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बैठने लायक है, योग्य है, नहीं है। तो उस तरह से ये 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। और इन 3 स्टेजेस का जो अगर आप टाइम देखेंगे, प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम जो चलता है, तो एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ट्रेडिशन जो है, तो जून से एग्जाम स्टार्ट होता है, मार्च तक ये सारा राउंड जो है मार्च तक कंप्लीट होता है। तो लगभग 10 महीने का ये पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। 10 महीने का एक पूरा साइकिल चलता है जिसमें आप अपने एग्जाम्स को देते हैं। 10 महीने का साइकिल क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे एक दिन आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद में आपको गैप रहेगा लगभग 2.5 से 3 महीने का। फिर मेंस के जो 9 एग्जाम है एक दिन में नहीं लेंगे, 5 दिन होंगे। फिर आपका इंटरव्यू कॉल आता है, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप जाते हैं। तो इस तरह से एक पूरा जो साइकिल कंप्लीट होता है वो लगभग 10 महीने ले लेता है। और प्रिपरेशन जो है, तो प्रिपरेशन एक कंटिन्यूस प्रिपरेशन रहती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और जो ये कहते हैं कि एक प्रीलिम्स से एक दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, वो मिथ है, वो झूठ है और कुछ नहीं है। यहां पे आपको एक कंटिन्यूस लर्निंग वाली प्रोसेस में अपने आप को एंगेज करना होगा। अब अगर इन स्टेजेस को और डिटेल में समझते हैं कि प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, तो हम वो आपको आगे बताते हैं। अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, प्रीलिम्स जिसे कहा जाता है नॉर्मली, तो
ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ये 2 पेपर होते हैं, इसमें दोनों पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। अगर आप जैसे देखेंगे तो पहला एग्जाम जो होता है, पहला पेपर जो होता है वो होता है जनरल स्टडीज का पेपर। अब जनरल स्टडीज का पेपर क्या कहता है, जीएस जिसे नॉर्मली कहा जाता है, तो यहां पर आपको जीके जीएस वाला पार्ट जो है आपका, या फिर कह सकते हैं कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की बात नहीं की जा रही है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगी और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 100 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और इसमें फिर एक कट ऑफ सेट होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कैटेगरीज, और उस कट ऑफ के हिसाब से जो इंसान क्वालिफाई करता है वो आगे मेंस लिखता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो पेपर 1 जो होता है हमारा, पेपर 1 जो होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये जनरल स्टडीज पर बेस्ड रहता है। अभी सिलेबस की बात आगे करते हैं। फिर अगर देखें पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 जिसे नॉर्मली सीसेट कहा जाता है, सीसेट का जो एग्जामिनेशन होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन उसमें भी 2 आवर्स रहती है। क्वेश्चंस जो रहते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 रहते हैं। इस तरह से आपके 2 एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं। इन दोनों एग्जाम्स को जो क्वालिफाई करता है, अब यहां पे क्वालिफाई वर्ड को अंडरलाइन करना है क्योंकि इसके अलग अलग नोशन अभी समझाता हूं मैं आपको। जैसे पेपर 1 जो है, तो पेपर 1 में आपको क्वालिफाई, पेपर 1 आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्वालिफाई करने के लिए यहां पे एक कट ऑफ सेट किया गया है। उस कट ऑफ के ऊपर आपके नंबर आएंगे, तब आप आगे की प्रोसेस में जाएंगे, स्टेज 2 में जाएंगे, तब आप मेंस लिखेंगे। तो मेंस के लिए अगर आपको अपीयर होना है तो आपको पेपर 1 का कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा, और पेपर 2 जो रहता है तो ये अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब इसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, कह सकते हैं बेंचमार्क है, वो क्वालिफाई करना होता है। तो वो बेंचमार्क कितना है, और वो बेंचमार्क है 33% का, मतलब 200 मार्क्स में से आपको 33% लाना है और आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। और मेंस में जाने के लिए दोनों ही पेपर क्वालिफाई करना होंगे आपको। क्लियर हुआ? तो यहां पे हम देख लेते हैं, पेपर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। तो आपको 33% 66 मार्क्स लाना रहते हैं, आप पेपर 2 क्वालिफाई कर गए। और पेपर 1 जो रहता है तो एक कट ऑफ बेस्ड होता है, यहां पे आपको जो भी कट ऑफ जाता है, तो नॉर्मली जैसे देखें हम 110 मार्क्स जो रहते हैं 200 में से, ठीक है, 110 मार्क्स जो रहते हैं वो सेफ जोन, उसके ऊपर आप सेफ जोन में हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो फिर उस हिसाब से जो अलग अलग कैटेगरीज आती हैं तो कुछ रिलैक्सेशंस मिलते चले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कट ऑफ्स। नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर, यहां पे ये चीज जो है इसका विशेष ध्यान रखना होता है कि यूपीएससी में जो आपके प्रीलिम्स होते हैं, प्रीलिम्स में दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। जी हां, दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। आप सही जवाब देंगे, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे भी। 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो अगर आपने एक सवाल सही किया है, दूसरा सवाल गलत किया है, तो जो सवाल सही करने के 2 नंबर मिले थे और जो सवाल गलत किया उसके नंबर कटेंगे भी। आया समझ में? तो 33%, ठीक है, 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड, मतलब आप जैसे देखेंगे तो 0.66 मार्क्स जो है वो कट जाते हैं एक गलत आंसर पे। ये अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के दोनों पेपर की बात होती है। सिलेबस क्या है, ठीक है, बहुत कॉमन कंसेप्शन है, एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा क्यों कहा जाता है कि सूरज के नीचे जितनी भी चीजें हैं सारा सब कुछ यूपीएससी के सिलेबस में कवर होती है? कारण है उसके पीछे, कारण समझिए। यूपीएससी ने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करी है, लेकिन कुछ इस तरह से करी है कि जिसके चलते सारी चीजें कवर हो जाती है। तो अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हो तो प्रीलिम्स में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये आपका जो कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखो, तो जितने भी करंट इवेंट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, मतलब आपके देश में चल रहा है और विश्व में चल रहा है, हर चीज जो चल रही है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हर चीज में साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है एवरीथिंग अंडर द सन। क्लियर हुआ? फिर अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको इंडिया की हिस्ट्री ध्यान रखना है, तो जो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से लगा के एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये सारी चीजें आ जाती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड तरीके से पूछा जाता है, क्वांटिटी जो रहती है क्वेश्चंस की वो यहां से ज्यादा रहती है। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि प्रीलिम्स का जो पार्ट है, प्रीलिम्स का जो पार्ट है तो उसमें हिस्ट्री भी आएगा, ठीक है, उसमें करंट इवेंट्स जो है तो करंट अफेयर सारा आ गया। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पूरी इंडिया की भी, वर्ल्ड की भी, तो ज्योग्राफी भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। ओपन एंडेड वर्ड जहां होते हैं वहां पे ये यूपीएससी के पास में एक ऑप्शन रह जाता है कि वो जिस तरह के क्वेश्चन चाहे उस तरह के पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ओपन एंडेड है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो यहां पे आप अगर मोटा माटी देखेंगे तो हिस्ट्री कवर हो गया आपका, ज्योग्राफी कवर हो गया,
पॉलिटिकल साइंस पूरा आ जाता है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज स्पेसिफिकली लिखा है, मतलब स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा। तो यह कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपका प्रीलिम्स में आता है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, तो यहां पे आप देखोगे तो ये ओपन एंडेड हेडिंग जो है ये इकोनॉमिक्स की बात करती है, तो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो गया आपका यहां पे। फिर अगर हम बात करते हैं जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। साइंस का जो पार्ट है तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती यहां पे आपको कि आपको एक्सपर्टीज होना होगी, साइंटिस्ट होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन जो करंट इवेंट से जुड़ा हुआ है, जो जनरल कह सकते हैं क्लास 10th लेवल तक की जो चीजें होती है वो साइंस का पार्ट हो जाती है। तो इस तरह से प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स बहुत ही ओपन एंडेड होता है, एक स्मार्ट प्रिपरेशन जरूरी होती है। हम किस तरह से प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो हमारी जो अप्रोच रहेगी उसमें आपको जैसे सब्सिक्वेंट टीचर जो रहेंगे, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स होंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, और सभी टीचर्स आपको अपने सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतरीन तरह से गाइड करने वाले हैं। जी हां, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी, वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एग्जामिनेशन, मतलब दोनों एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करवाने वाले हैं। क्लियर हुआ? यहां पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स आखिर होता क्या है। 2 पेपर होते हैं, देखा जाए तो टोटल 400 नंबर के होते हैं। एक पेपर क्वालिफाइंग रहता है, इसमें सिर्फ 33% मार्क्स लाना है, मतलब 66 मार्क्स लाके आप इस पेपर को क्वालिफाई कर गए। लेकिन सिर्फ इस पेपर को क्वालिफाई कर जाने से कुछ नहीं होगा, दोनों पेपर साथ में क्वालिफाई होना चाहिए। और यहां पे जो पेपर 1 रहता है कट ऑफ बेस्ड क्वालिफिकेशन रहता है, एक जो कट ऑफ जाता है कि हाँ मिनिमम इस साल इतना कट ऑफ गया, आपको इतने नंबर लाना होंगे, तो उस तरह से आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे। और जो दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, दोनों पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, वो जाते हैं नेक्स्ट फेज में। सिलेबस की अगर हम बात करें, पेपर 1 का सिलेबस मैंने आपको बताया, व्हाई इट इज सेड टू बी दैट एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर पेपर 1 ऑफ यूपीएससी, जीएस पेपर 1 ऑफ यूपीएससी। क्लियर हुआ? पेपर 2 का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें। तो अगर मैं आपको जैसे कहूं ना, क्या लिखा है, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, तो क्लास 10th लेवल तक का मैथ्स बेसिक है, मैंडेटरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे होंगे कि सर मैथ्स नहीं आता, क्या करें, यूपीएससी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन जिन्होंने क्लास 10th भी धक्का प्लेट गाड़ी आगे बढ़ी है, तो उन लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी एज सच क्वालिफाइंग नेचर रहता है, सीसेट की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से की जा सकती है और हमारे टीचर्स आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्लास 10th लेवल तक का आपको एक जनरल मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी चीजें सीखना होगी, जिससे आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो पेपर 2 है उसे क्वालिफाई कर सकें। Prelims is the gateway to mains, no doubt. Prelims is the gateway to mains. Prelims आप दोनों एग्जाम जो है पेपर 1, पेपर 2 प्रीलिम्स के क्लियर करोगे, तब आप मेंस के लिए अपीयर होंगे। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंस जो है, मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव होता है, और वहां पे जितने कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में आए थे उतने ही कैंडिडेट मेंस नहीं लिखते हैं। अगर आप देखेंगे जो एक जनरल ट्रेडिशन रहा है, एक रेशियो रहा है, तो मान लीजिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए 1000 वैकेंसी निकाली है गवर्नमेंट ने इस साल, तो इसका 12 से 13 टाइम्स जो रहेगा उतने लोग अपीयर होंगे मेंस एग्जामिनेशन में। जी हाँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक इसका 12 to 13 टाइम्स, मतलब लगभग 12 से 13,000 लोग जो है वो मेंस का एग्जामिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स जो रहता है एक तरह से आपको कह सकते हैं कि क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम नहीं होता है, ये इसलिए एग्जाम होता है कि किसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहां पे स्क्रीनिंग होती है। बहुत सारे लोगों को जीआईएफ देख के अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे बचपन के। ठीक है, ये कार्टून बहुत देखा जाता था, तो उसी तरह से जैसे आप स्क्रीनिंग होती है हमेशा, ठीक है, कि इतने 8 से 10 लाख लोग जब प्रीलिम्स लिख रहे हैं, तो आप 8 से 10 लाख लोगों को मेंस में नहीं बिठा सकते हैं। तो वहां पे स्क्रीनिंग हो जाती है कि सीरियस कैंडिडेट जिन्होंने प्रिपेयर किया है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, और जो आगे आएंगे वो मेंस लिखेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू से अब आप डिस्क्रिप्टिव टाइप में जाने वाले हैं। हाउ मच मार्क्स, वही वाला सवाल कि मार्क्स कितने लाना होते हैं मेंस में बैठने के लिए। तो जीएस पेपर 1 जो रहता है उसमें जो कट ऑफ जाएगा, उस कट ऑफ को क्वालिफाई करना होता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक, हाउ मेनी कैंडिडेट्स, और कितने कैंडिडेट्स आते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि मेंस में लगभग 12 से 13 गुना कैंडिडेट आते हैं जितनी वैकेंसीज रहती हैं उसके। ठीक है, तो 1000 वैकेंसीज हैं, तो लगभग 12 से 13,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अपना लिखने वाले हैं। वेलकम टू द मेंस। ठीक है, अब मेंस जो है, मेंस एग्जामिनेशन जो है, इसको मेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो मेन है। ठीक है, मेन कैसे है, क्योंकि यहां पे मेरिट डिसाइड होती है। अभी आप क्वालिफाई करे हो स्टेज 2 के लिए, स्टेज 2 पे आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि आप
आगे पोस्ट के लायक हैं या नहीं, आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ओवरऑल वे में, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेन होते हैं। यहां पे आपके 9 पेपर होने वाले हैं, जी हां 9 पेपर्स। अब 9 पेपर्स शब्द सुन के ऐसा लगता है बहुत सारे हैं, लेकिन उसका पैटर्न समझो जरा। 9 पेपर कौन कौन से होते हैं। यहां पे क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं यहां पे भी 2, ठीक है। तो आपके 2 पेपर कौन कौन से होंगे, 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। अब देखो ये जो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का एग्जाम होता है आपका, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा नो डाउट। तो पेपर ए और पेपर बी जो रहेगा 300 मार्क्स ईच रहेंगे, मतलब 300 नंबर जो है, 300 नंबर के आपको 2 पेपर मिलेंगे 300 नंबर के। अब जैसे आप यहां पे देखेंगे इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, तो इंडियन लैंग्वेज में क्या है, इंडियन लैंग्वेज कौन सी इंडियन लैंग्वेज, इंडिया में तो कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो शेड्यूल 8 जो है आपका, ठीक है, उसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस को या फिर कह सकते हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उन सारी लैंग्वेजेस को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो सारी शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं वो शेड्यूल 8 के अंदर जो है उन सारी एग्जाम्स में, मतलब उन सारे लैंग्वेजेस को आप इंडियन लैंग्वेज वाले पेपर में यूज कर सकते हैं या फिर अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और एक जो कंपलसरी लैंग्वेज रहने वाली है वो रहने वाली इंग्लिश। तो इस तरह से एक इंडियन लैंग्वेज, वो हिंदी हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है, बांग्ला हो सकती है, मराठी हो सकती है, ठीक है, और दूसरा इंग्लिश रहेगा। तो इस तरह से आपके 2 पेपर जो होने वाले, पेपर ए पेपर बी, 300 नंबर का हर पेपर होगा, ड्यूरेशन 3 आवर रहेगी। और इस पेपर, इन पेपर्स के साथ में स्पेसिफिक फीचर जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो ये है कि दीज पेपर्स आर क्वालिफाइंग इन नेचर। जिस तरह से सीसेट का एग्जाम आपको वहां पे मेरिट पे नहीं जाना है, वहां पे आपको कह सकते हैं कट ऑफ नहीं अचीव करना है, वहां पे एक बेंचमार्क है उतना ही, यहां पे भी क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 जो रहता है ये क्वालिफाइंग रहता है। इसमें आपको मेरिट मतलब लड़ना नहीं है यहां पे कि ज्यादा नंबर लाना होंगे, यहां पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है और वो क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है 25%। तो 300 का 25% जो रहता है आपको सिर्फ उतने 75 मार्क्स जो है वो लाना रहते हैं। और 75 मार्क्स के बाद में आप ये दोनों पेपर पार कर जाते हैं। मतलब जब कॉपीज चेक भी होती है ना मेंस की, तो सबसे पहले इन्हीं पेपर्स को खोला जाता है, इन्हीं पेपर्स को चेक किया जाता है। और जो कैंडिडेट इन पेपर्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, जो कि 75 मार्क्स हैं, उनसे ज्यादा दोनों पेपर में ले आता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो दूसरे एग्जाम आपने लिखे हैं, लिखने को सारे एग्जाम मिलेंगे, लेकिन पहले आपको ये क्वालिफाई करना होंगे, फिर उसके बाद में आपका दूसरे जो आपने एग्जाम्स लिखे हैं उन एग्जाम्स की कॉपीज चेक होती है। क्लियर हुआ। तो यहां पे आपका पेपर ए पेपर बी जो रहेगा, पेपर ए इंडियन लैंग्वेज पे और पेपर बी जो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज पे, ये दोनों एग्जाम्स होते हैं। इन दोनों एग्जाम्स का नेचर क्वालिफाइंग है वो मैं बता चुका हूं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। और रैंकिंग जो मैंने कहा ना मेंस एग्जामिनेशन है, रैंकिंग आप कैसे डिसाइड करोगे, तो ये जो सारे एग्जाम आप लिखने वाले हो उनमें जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, जितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं उस हिसाब से आपकी रैंकिंग तय की जाएगी। ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, ये सिर्फ इसलिए होता है कि इंडिविजुअल जो है, कैंडिडेट जो एस्पिरेंट जो है, वो बेसिक लैंग्वेजेस को समझता है या नहीं समझता है। लैंग्वेज और लैंग्वेज के साथ साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, वो सारी चीजें ऑन पेपर यहां पे चेक कर ली जाती है। क्लियर हुआ। उसके बाद में 9 में से हमारे 2 पेपर हो गए, बच्चे 7। अब ये जो 7 पेपर होते हैं आपके, ये वाले जो 7 पेपर होते हैं, ये आपकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ये आपको अलग अलग सर्विसेज दिलवाते हैं, ये तय करते हैं कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो या फिर एक आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हो या फिर एक आईआरएस ऑफिसर बनने वाले हो। तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहला जैसे देखेंगे आप, ठीक है, तो ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, ऐसे का पेपर नॉर्मली जिसे कहा जाता है। ऐसे का जो एग्जाम होता है, ऐसे का एग्जाम 250 मार्क्स का होने वाला है और इस 250 मार्क्स में से आप जितना स्कोर करोगे उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मतलब आपने 250 में से अगर 150 ले आए, जो कि बहुत अच्छा होता है, अभी आगे बताऊंगा कैसे बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो आपके 150 मार्क्स टोटल जो मार्क्स रहने वाले हैं उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। इस तरह से आप जीएस के पेपर पढ़ेंगे। अब ये जो है, ये है मेन प्रिपरेशन, क्योंकि जो जनरल स्टडीज मेंस के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हो वही पूरा का पूरा पार्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। या फिर देखो ऐसे देखा जाए वर्ड टू वर्ड चीजें अलग हो जाती है, लेकिन आप जब मेंस के लिए जनरल स्टडीज प्रिपेयर करते हो तो बैक एंड पर आपका पूरा प्रीलिम्स प्रिपेयर होता रहता है आपको। और ये सबसे बड़ी गलती जो करते हैं एस्पिरेंट्स की, वो मेंस और प्रीलिम्स के लिए अलग अलग तरह से प्रिपेयर करते हैं। उस गलती को नहीं दोहराना है, उस गलती को क्या करना है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है। हमारे सारे फैकल्टीज, अब जैसे आप देखेंगे जीएस स्टडी, जनरल स्टडीज पेपर 1 का क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या है, पेपर 3 का क्या है, पेपर 4 का क्या है, एक ब्रॉड हेडिंग में आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारे एग्जाम का जो सिलेबस है वो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज जो होंगे, अलग अलग तरह से जो हमारे फैकल्टीज होने वाले, जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वो सारे फैकल्टीज पूरी जनरल स्टडीज का सिलेबस, जो जनरल स्टडीज के जितने भी पेपर हैं उनका सिलेबस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरह से बताएंगे और प्रिपरेशन भी करवाएंगे। तो यहां पे ऐसे राइटिंग हो गया। ऐसे राइटिंग के बाद में आपके जो जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, 1 और 4 5, और 2 होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट।
ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। दो एग्जाम होते हैं, दो पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो दो पेपर होते हैं ये आप तय कर सकते हैं, यूपीएससी के द्वारा एक लिस्ट इशू की जाती है, लगभग 48 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। तो उन 48 सब्जेक्ट्स में से आपको जो पसंद आया आप जिसमें परफॉर्म कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए, समझ रहे हैं इस चीज को, कि ग्रेजुएशन में आपका वही सब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। ऑप्शनल आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें लॉ से लगा के एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें ऑप्शनल सब्जेक्ट में आती है। तो दो पेपर जो होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक। अब हर एग्जाम जो होता है, हर पेपर जो होता है, ऐसे राइटिंग के बाद से अगर आप देखोगे सातों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। 250 इंटू 7 इज इक्वल टू 1750 मार्क्स। अब ये जो 1750 मार्क्स है, इसमें हर एस्पिरेंट का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकल के आएगा। किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1000 मार्क्स आए, किसी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 500-600 मार्क्स आए। तो इस तरह से अब हर एस्पिरेंट जिसने मेंस का एग्जाम लिखा है उसने अपना अपना बेस्ट दिया है, और आपके नंबर जो है वो कितने में से आने वाले हैं? एक टोटल 1750 में से आपका एक टोटल आने वाला है। क्लियर हुआ यहां तक? अब आपको इतनी चीजें क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मेंस एग्जाम जो है, तो मेंस एग्जाम में 9 जो पेपर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जो कंफ्यूजन रहता है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम जो रहता है ये आपको लिखना जरूरी है, कंपलसरी सारे पेपर होते हैं, इनमें आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है। इनमें मतलब आपको एक मिनिमम 25% जो होता है 75 मार्क्स का, मतलब 300 का 75 मार्क्स होते हैं, वो आप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो 7 पेपर है आपकी मेरिट तय करेंगे, आपकी रैंकिंग तय करेंगे। इसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाना होगी, आपको बेस्ट देना होगा अपना। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस अब यहां पे आप देखेंगे तो ऐसे क्वालिफाइंग पेपर का जो सिलेबस होता है, तो क्वालिफाइंग पेपर में सिलेबस आप जैसे देखेंगे तो इसमें आपको ट्रांसलेशन के लिए आ जाएंगे, प्रिसाइज राइटिंग आ जाएगी, ठीक है, शॉर्ट एसेज लिखना पड़ेंगे, ये सारा क्वालिफाइंग नेचर में आ जाएगा। ऐसे में एक करंट इवेंट से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है एस्पिरेंट की कि आप कितना बेहतर, कितना प्रिसाइज लिख सकते हैं, तो ऐसे राइटिंग में वो पार्ट आ जाएगा। फिर अब जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर हैं, मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप तय कर रहे हैं उसका ग्रेजुएशन लेवल तक का सारी चीजें, आपने पॉलिटिकल साइंस अगर तय किया है तो पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएशन लेवल तक का पूरा सिलेबस जो है वो ऑप्शनल का पार्ट हो जाता है। तो क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा, आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। अब जनरल स्टडीज की अगर हम बात करें, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को रिस्पेक्टिव टीचर्स जो रहने वाले, जो आपको अलग अलग तरह से हमारे चैनल पर प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाएंगे और बताएंगे कि आपका जीएस का पार्ट क्या है। जनरल स्टडीज 1 में आप देखेंगे तो ब्रॉडली हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है, ये दोनों चीजें कवर हो जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। मैं आपको ब्रॉड हेडिंग्स बता रहा हूं कि क्या सब्जेक्ट रहेंगे आपके। तो पेपर 1 जो है आपका वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, इन सारी चीजों को कवर करता है। पेपर 2 जो है पूरा पॉलिटिकल साइंस, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सारी चीजें आ जाती है। पेपर 3 जो आप देखेंगे तो पेपर 3 में जैसे अब टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आप एक साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजीज हैं। साइंस और टेक से जुड़ा हुआ जो पूरा पैटर्न रहता है, जो पूरा सिलेबस रहता है, वो इसमें कवर हो जाता है। टेक्नोलॉजी मतलब यहां पे साइंस आ गया आपका, साइंस एंड टेक, और साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, वो जनरल स्टडीज 3 के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर ब्रॉड सब्जेक्ट्स देखा जाए तो साइंस एंड टेक हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, इन्वायरमेंट हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी हो जाता है, ये ब्रॉड सब्जेक्ट्स होते हैं। और लास्ट जो जनरल स्टडीज पेपर 4 होता है, उसमें एथिक्स पूछा जाता है। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। सिलेबस की हेडिंग सिर्फ इतनी है, इनके सब हेड्स जो हैं वो हमारे टीचर्स आपको बताएंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ाने वाले हैं, पूरी स्ट्रेटेजी। तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो एथिक्स वाला जो पेपर होता है, ठीक है, वो जनरल स्टडीज पेपर 4 का पार्ट होता है। ये हमारा सिलेबस रहता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपने प्रीलिम्स देखा, आपने मेंस देखा। प्रीलिम्स में आपको कोई रैंकिंग के लिए ऐसा नहीं कि इतने मार्क्स अचीव करना है, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, कट ऑफ पेपर 1 का निकाला, पेपर 2 जो है आपने एक जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अचीव कर लिया। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में 2 पेपर तो आपके क्या रहेंगे, क्वालिफाइंग रहेंगे नेचर में, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का। उसके बाद जो 7 एग्जाम होते हैं जिसमें हमने आपको 1750 मार्क्स दिखाए अभी, तो 1750 मार्क्स में आप कितना स्कोर करोगे वो एड ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब यहां पे बहुत सारे सवाल हैं
क्या है सवाल कि इंटरव्यू, मैंने आपको पहले बता चुका कि इंटरव्यू एक तरह की पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें बोर्ड आपका नॉलेज फॉर श्योर, आप जब इतने मार्क्स में से अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप कह सकते हैं मेरिट में आएंगे, तो आपके पास नॉलेज है, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में जो चेक किया जाएगा वो देखा जाएगा कि क्या आप कैपेबल हैं एज एन इंडिविजुअल, आप कैपेबल हैं या नहीं है। मार्क्स कितने लाना होंगे इंटरव्यू में जाने के लिए। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि उस साल का कट ऑफ क्या जा रहा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि 1750 में से हमें कहीं 1500-1700 मार्क्स लाना होगा तब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां पे जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका, जैसे अब कैंडिडेट्स की बात करें, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जितनी वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी है, तो उससे लगभग 2 से 3 गुना या फिर कह सकते हैं कि 2 to 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। ठीक है, पेपर लिखने वाले कितने लोग थे? 13,000 मान के चल रहे हैं हम एवरेज फिगर्स, तो उन 13,000 में से 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि हर 3 में से एक कैंडिडेट जो है सेलेक्ट होते जाएगा। अब वो 13,000 में से 3,000 कैसे तय करोगे आप? 13,000 में से जो 3,000 तय किए जाते हैं, तो इस 1750 में से जो ऊपर के 3,000 लोग हैं, मतलब किसी के मार्क्स 600 भी आए होंगे, किसी के मार्क्स 900 भी आए होंगे, तो अब आप बताइए 1750 में से 600 और 900 दो इंसानों के मार्क्स आए तो कौन क्वालिफाई कर रहा है? तो इंटरव्यू के लिए 900 वाला क्वालिफाई कर रहा है। तो जो ऊपर के 3,000 कैंडिडेट्स रहेंगे, ठीक है, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई कर गए हैं, तो अब इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं है कि, हाँ, एक जो मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्या लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में फेल हो गया। इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होता है। यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू जो होता है आपका 275 मार्क्स का होता है, और जब लास्ट में रैंकिंग डिसाइड की जाती है तो आपने जितना मेंस में अचीव किया, मान लीजिए मेंस में आपने 1000 अचीव किया है, ठीक है, इंटरव्यू में आपने 150 अचीव किया, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, आपके टोटल मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है। आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा कितना? 1150, और 1150 के हिसाब से फिर लिस्ट बनेगी। तो आप, हो सकता है कि आपने मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन इंटरव्यू में आपको मार्क्स नहीं मिल पाए, तो भी आप क्या है, इंटरव्यू में आपको अगर 50 नंबर भी मिले, ठीक है, बहुत लोवेस्ट एंड पे जाते हैं, तो भी आप क्या है, लेकिन अगर मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको पुश मिलेगा एक, ठीक है। तो एक कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फिगर देखा जाता है। इस तरह से आप क्या है, मेंस और इसके बाद में पर्सनालिटी टेस्ट जो है सारे एग्जाम्स को देते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है तो 275 मार्क्स का होता है। एक जनरल मिथ जो है कि सिर्फ इंटरव्यू में फेल हुआ, वैसा नहीं रहता है। तो यहां पे आप देखोगे क्यूमुलेटिव मार्क्स आपको जो मिलते हैं उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यूपीएससी में टॉप करना स्कूल्स की तरह नहीं है कि आपको 10 में से 9 लाना होगा। यहां पे 52% पे कंट्री टॉपर निकल जाते हैं। जी हाँ, तो 52% भी मजाक नहीं है, लेकिन उसे भी अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, जैसे 2000। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। ये एक बेसिक आउटलाइन थी जो हमने डिस्कस करी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर। आई होप अब क्लैरिटी है कि एग्जाम आखिर है हमारा तो किस तरह का है। अभी हम बहुत सारे सवालों के बीच में अभी भी फंसे हुए हैं, क्या कि हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं सर। जी हाँ, तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट। एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जो आपको डेडिकेटेडली अलग अलग, जैसे आपने थीम समझी कि हाँ इतना सारा पढ़ना है, तो इतना सारा पढ़ने के लिए अलग अलग जो टीचर्स होंगे वो अपना सिलेबस बताएंगे आपको, वो क्या कवर करवाने वाले हैं ये बताएंगे, वो आपको उस तरह से उस सब्जेक्ट के लिए गाइड करेंगे, और फॉर श्योर आपकी रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होने वाली है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिएगा, मेंस क्वालिफाई कीजिएगा, पर्सनालिटी टेस्ट क्वालिफाई कीजिएगा, एंड द जॉब इज योर्स। ठीक है, तो ये जो पूरी एक जर्नी है इसे आपको एंजॉय करना है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, हैशटैग ओपिनियन है ये, इसे ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन स्पीड एंड पेशेंस। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से, सांप सीढ़ी का खेल देखा है आपने। सांप सीढ़ी का खेल क्या होता है कि मिथ भी है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम इंटरव्यू में रह गए तो अगली बार हम क्या है वापस, जैसे सांप सीढ़ी में जहां सांप आपको मतलब काटता है वहां से आप पीछे उसकी पूंछ पे आ जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि यहां इंटरव्यू में रह गए तो वापस से आपको एक बार और इंटरव्यू देना रहेगा। यहां पे आप अगर सांप आपको 99 पे काट रहा है तो आप वापस 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि आप अगर इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको फिर से प्रीलिम्स से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, एक जो जनरल कंसेप्शन था, लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इन सारी चीजों के अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। जी हां, इस वीडियो के साथ में मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि पेपर किस तरह से आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, आपको किन किन स्टेजेस से निकलते हुए जाना रहता है, वो सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस करी है इस सिलेबस ओवरव्यू और एग्जाम पैटर्न वाले वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड इट। अपने जो डाउट्स हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्रिपरेशन रॉक सॉलिड कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। साइनिंग ऑफ विद दिस मोटो, टुगेदर वी कैन एंड वी विल। थैंक यू।